नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अपनी तैयारी को एक लेवल अप करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। समसामयिक घटनाचक्र दृष्टि 2025, जिसमें 1 जुलाई 2024 से 25 जून 2025 तक का करंट अफेयर है, उसके अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे आर्थिक परिदृश्य में उद्योग क्षेत्र का। चलिए शुरू करते हैं। उद्योग क्षेत्र। 8 प्रमुख उद्योगों का सूचकांक अप्रैल 2025। 20 मई 2025 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 जारी किया गया। यह संयुक्त सूचकांक 8 प्रमुख उद्योगों कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, सीमेंट तथा विद्युत उत्पादन से युक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। 8 प्रमुख उद्योग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में शामिल वस्तुओं का भार 40.27% हिस्सा है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के दौरान प्रमुख उद्योगों के सूचकांक की वृद्धि दर विगत वर्ष के इसी अवधि की तुलना में 4.5% रही। ये अनंतिम आंकड़े हैं। 8 प्रमुख उद्योगों का प्रदर्शन वृद्धि दर जो है वो प्रतिशत में है। कोयला क्षेत्र भार 10.33, 2023-24 में 11.8 और 24-25 में 5.1। कच्चा तेल 8.98, 0.6 23-24 और -2.2 24-25। प्राकृतिक गैस 6.88, 6.1 -1.2। रिफाइनरी उत्पाद 28.04, 3.6 2.8। उर्वरक 2.63, 3.7 2.9। इस्पात 17.92, 12.5 6.9। सीमेंट 5.37, 8.9 6.3। विद्युत 19.85, 7.1 5.2। समग्र सूचकांक 100 में से 7.6, 4.5। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025। 20 मई 2025 को स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा वैश्विक स्टार्टअप पारिस्थितिकी सूचकांक 2025 ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 जारी किया गया। इस वर्ष की सूची में भारत ने वर्ष 2024 की अपनी रैंकिंग 19वीं में 3 पायदानों की गिरावट दर्ज करते हुए 22वीं रैंकिंग हासिल की है। तो अगर पहले की बात करें तो पहले रैंकिंग थी भारत की 19वीं और अब 2025 में है 22वीं। शीर्ष 5 देश, तो पहले पर है USA, दूसरे पर है UK, तीसरे पर इजराइल, चौथे पर सिंगापुर, 5वें पर कनाडा। और अगर शीर्ष 5 शहरों की बात करेंगे वैश्विक रैंकिंग में, तो पहले पर है सैन फ्रांसिस्को USA, न्यूयॉर्क USA, तीसरे पर है लंदन UK, चौथे पर लॉस एंजलिस एरिया USA और 5वें पर बीजिंग चीन। भारत के 3 शहरों बेंगलुरु को 10वां, नई दिल्ली 11वां तथा मुंबई 18वें को शीर्ष 20 में शामिल किया गया है। ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी। 11 अप्रैल 2025 को नीति आयोग द्वारा ऑटोमोटिव उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी का सशक्तिकरण, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पावरिंग इंडियाज पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल वैल्यू चेन्स शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। जारी रिपोर्ट के अनुसार अत्याधुनिक तकनीकों के एकीकरण के साथ प्रतिवाहन सेमीकंडक्टर चिप्स की लागत $600 से दोगुना होकर वर्ष 2030 तक $1200 तक पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 2022 में वैश्विक ऑटोमोटिव कंपोनेंट बाजार का मूल्य $2 ट्रिलियन था, जो वैश्विक ऑटोमोटिव उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। इसमें से लगभग 30% यानी कि $700 बिलियन ट्रेडेड ऑटोमोटिव कंपोनेंट बाजार का हिस्सा है। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक होने के बावजूद चीन, USA तथा जापान के बाद वैश्विक ऑटो बाजार में इसकी भागीदारी सिर्फ 3%, $20 बिलियन के लगभग बनी हुई है। भारत का ऑटोमोटिव उद्योग देश के निर्माण और आर्थिक प्रगति का आधार है, जिसका भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 7.1% और विनिर्माण GDP में 49% का योगदान है। कोयला क्षेत्र में भारत की बड़ी छलांग। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन को पार करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह विगत वर्ष के उत्पादन 997.83 मिलियन टन से 4.99% अधिक है। भारत 5वें सबसे बड़े कोयला भंडार और दूसरे सबसे बड़े उपभोक्ता के रूप में महत्वपूर्ण बना हुआ है। ये ध्यान रखना है कि कोयला उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, 5वां। ठीक है।
और यहाँ पर भंडार की बात हो रही है। भंडार पर जो भारत का स्थान है वो 5वां है और उपभोक्ता में दूसरे स्थान पर है। कोयला राष्ट्रीय ऊर्जा मिश्रण में 55% का योगदान देता है और कुल बिजली उत्पादन में 74% से अधिक का योगदान देता है। अप्रैल से दिसंबर 2024 में कोयले का आयात 8.4% घटकर 183.42 मिलियन टन रह गया। इससे विदेशी मुद्रा में 5.43 बिलियन यूएस डॉलर यानी 42,315.7 करोड़ की बचत हुई। अच्छा, यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोयले के भंडार की बात आएगी तो भारत 5वें स्थान पर है और उपभोक्ता जो है वो दूसरा है, और अगर उत्पादक की बात आएगी तो भी भारत जो है वो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले पर चीन है और दूसरे पर भारत है। तो ये तीनों जो डेटा हैं वो आपको याद रखने हैं कि अगर कोयले के भंडार की बात आएगी तो 5वें पर है, उपभोक्ता दूसरे पर है और उत्पादक में भी भारत दूसरे स्थान पर है। एमएसएमई हेतु वर्गीकरण मानदंड में संशोधन। 1 फरवरी 2025 को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 प्रस्तुत करते हुए वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा एमएसएमई हेतु वर्गीकरण से संबंधित निवेश, इन्वेस्टमेंट और कारोबार टर्नओवर की सीमाओं को क्रमशः 2.5 गुना और 2 गुना तक बढ़ाने की घोषणा की गई। इसी संदर्भ में 21 मार्च 2025 को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण पद्धति में संशोधन हेतु अधिसूचना जारी की गई। जारी अधिसूचना के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के वर्गीकरण हेतु नए मानदंड निम्नलिखित हैं। एमएसएमई वर्गीकरण हेतु संशोधित मानदंड करोड़ रुपए में है। ये तो यहाँ बात है निवेश की और यहाँ है कारोबार की। संशोधन से पूर्व संशोधित और यहाँ पर भी संशोधन से पूर्व संशोधित। सूक्ष्म उद्यम की बात करेंगे तो संशोधन से पूर्व जो था वो 1 करोड़ था और संशोधित हो गया 2.5 करोड़। लघु उद्यम 10 करोड़ था, अब संशोधन के बाद 25 करोड़। मध्यम उद्यम में हो गया संशोधन से पूर्व 50 करोड़ और अब हो गया 125 करोड़। उसी तरीके से कारोबार संशोधन से पूर्व था 5, फिर संशोधित होकर 10 हो गया, 50 था पहले। लघु उद्यम अब वो संशोधित हो गया 100 और मध्यम उद्यम जो 250 था वो हो गया संशोधित होकर 500। तो निवेश में 2.5 गुना और इसमें 2 गुना। एमएसएमई हेतु संशोधित मानदंड 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हैं। संशोधन से पूर्व मानदंड 31 मार्च 2025 तक लागू रहे। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जिससे 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ का अतिरिक्त क्रेडिट संभव हो सकेगा। 27 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में लोन के लिए 1% की कम शुल्क के साथ स्टार्टअप का गारंटी कवर 10 करोड़ रुपए से दोगुना कर 20 करोड़ रुपए हो जाएगा। निर्यातक एमएसएमई को बढ़े हुए गारंटी कवर के साथ 20 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण से लाभ होगा। ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025। मार्च 2025 में सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वार्षिक प्रकाशन ऊर्जा सांख्यिकी भारत 2025 एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2025 रिपोर्ट जारी की गई। जारी आंकड़ों के अनुसार देश में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कोयला 60.21% है, उसके बाद कच्चा तेल 29.83% तथा प्राकृतिक गैस 6.99% का स्थान है। भारत दुनिया के सबसे बड़े प्रमाणित कोयला भंडारों में से एक है। 1 अप्रैल 2024 तक की स्थिति के अनुसार देश में कोयले का कुल अनुमानित भंडार टोटल एस्टिमेटेड कोल रिजर्व्स 389.42 बिलियन टन है, जो विगत वर्ष की तुलना में 11.21 बिलियन टन अधिक है। देश में सर्वाधिक कोयला भंडार वाले शीर्ष 5 राज्य क्रमशः ओडिशा 25.47%, झारखंड 23.58%, छत्तीसगढ़ 21.23%, पश्चिम बंगाल 8.72% तथा मध्य प्रदेश 8.43% है। यानी पहले पे उड़ीसा, दूसरे में झारखंड, तीसरे पर छत्तीसगढ़, चौथे पे पश्चिम बंगाल, 5वें पे मध्य प्रदेश। ये कोयला भंडार वाले शीर्ष राज्य हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, उत्पादन अलग है, भंडार अलग है। जो देश के कुल कोयला भंडार का लगभग 87.43% हिस्सा रखते हैं। 1 अप्रैल 2024 तक की स्थिति के अनुसार देश में लिग्नाइट का कुल अनुमानित भंडार 47.30 बिलियन टन है, जो विगत वर्ष की तुलना में 0.07 बिलियन टन कम है। देश में लिग्नाइट का सर्वाधिक भंडार 79% तमिलनाडु में पाया जाता है। कच्चे तेल का भौगोलिक वितरण इंगित करता है कि अधिकतम भंडार पश्चिम अपतटीय यानी कि वेस्टर्न ऑफ शोर क्षेत्र
लगभग 32% में है। उसके बाद असम लगभग 22% का स्थान है। प्राकृतिक गैस का अधिकतम भंडार पश्चिम अपतटीय क्षेत्र 31% में, उसके बाद पूर्वी अपतटीय क्षेत्र 24% का स्थान है। ये डेटा सीधा सीधा पूछा जाता है, इसलिए इस डेटा को हमें ध्यान से याद रखना है। 2-3 बार अगर आप वीडियो देखेंगे और रिवाइज कर लेंगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएगा, या फिर आप इनके अलग से नोट्स बना सकते हैं। मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता एस्टिमेटेड पोटेंशियल के भौगोलिक वितरण के संदर्भ में शीर्ष राज्य राजस्थान है। नवीकरणीय ऊर्जा की अनुमानित क्षमता के संदर्भ में राजस्थान की हिस्सेदारी 20% है। उसके बाद महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 12%, गुजरात तथा कर्नाटक दोनों की हिस्सेदारी 10-10% है। IRCTC और IRFC को नवरत्न का दर्जा। 3 मार्च 2025 को लोक उद्यम विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन तथा IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को क्रमशः देश के 25वें एवं 26वें नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया। इन दोनों कंपनियों को नवरत्न का दर्जा प्रदान होने के बाद देश में कुल नवरत्न कंपनियों की संख्या 26 हो गई है। IRCTC तथा IRFC दोनों ही कंपनियां रेल मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हैं। IRCTC की स्थापना 27 सितंबर 1999 को हुई थी, जिसका कॉरपोरेट कार्यालय नई दिल्ली में है। IRFC की स्थापना 12 दिसंबर 1986 को घरेलू तथा विदेशी पूंजी बाजारों से धन जुटाने हेतु भारतीय रेलवे की समर्पित वित्त पोषण शाखा के रूप में की गई थी। वर्तमान स्थिति 30 मई 2025 कुल महारत्न कंपनियां हैं 14 तथा कुल नवरत्न कंपनियां हैं 26। मिनी रत्न 1 49 और मिनी रत्न 2 10। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री सशक्तिकरण योजना। 8 नवंबर 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा द्वारा चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने हेतु मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री सशक्तिकरण योजना यानी स्कीम फॉर स्ट्रेंथन द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री की शुरुआत की गई। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री सशक्तिकरण योजना एक समग्र योजना कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है जो चिकित्सा उपकरण उद्योग के संवेदनशील क्षेत्रों को लक्षित करती है, जिनमें प्रमुख हिस्सों और सहायक उपकरणों का निर्माण, कौशल विकास, नैदानिक अध्ययन यानी कि क्लिनिकल स्टडीज हेतु मदद, सामान्य बुनियादी ढांचे का विकास तथा उद्योग को बढ़ावा देना शामिल है। भारत का चिकित्सा उपकरण बाजार लगभग $14 बिलियन का है और वर्ष 2030 तक इसके $30 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। पारस्परिक ऋण गारंटी योजना। 29 जनवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम हेतु पारस्परिक ऋण गारंटी योजना यानी कि म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSMEs, MCGS एंड MSME को प्रारंभ करने हेतु स्वीकृत प्रदान की गई। यह योजना MSME हेतु संयंत्र तथा मशीनरी उपकरण की खरीद के उद्देश्य से ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाकर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लक्ष्य के साथ शुरू की जा रही है। इस योजना के तहत उपकरण मशीनरी यानी इक्विपमेंट मशीनरी की खरीद के उद्देश्य से पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों MSMEs को 100 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा। 12 अक्टूबर 2024 को वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को 14वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व अगस्त 2023 में ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया था। कई बार क्या होता है कि आपसे रिसेंट की बजाय पिछला पूछ लेते हैं, तो आपको 13वीं भी ध्यान रखनी है। हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड के नाम से शुरू हुई इस कंपनी की स्थापना 23 दिसंबर 1940 को सेठ वालचंद हीराचंद द्वारा तत्कालीन मैसूर सरकार के साथ मिलकर बेंगलोर, जो कि अब बंगलुरु में, की गई थी। इस कंपनी का उद्देश्य घरेलू स्तर पर विमान बनाना था। अक्टूबर 2024 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त होने के बाद महारत्न कंपनियों की कुल संख्या 14 हो गई है, जो निम्नलिखित है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी कि भेल, दूसरे पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL, कोल इंडिया लिमिटेड CIL, गेल इंडिया लिमिटेड GAIL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL, NTPC लिमिटेड NTPC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड SAIL, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड PFC,
REC लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड OIL और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ये अभी बनी है। PM E-ड्राइव योजना 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा देश में बिजली आधारित परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से PM E-ड्राइव, PM इलेक्ट्रिक ड्राइव रिवॉल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहेंसमेंट योजना के कार्यान्वयन हेतु मंजूरी प्रदान की गई। यह योजना भारी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित थी। 10,900 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ यह योजना 2 वर्षों के लिए 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपने में तेजी लाना, आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे का विकास करना तथा पूरे देश में एक मजबूत इलेक्ट्रिक व्हीकल विनिर्माण तंत्र स्थापित करना है। फोर्थ ग्लोबल री इन्वेस्टमेंट 16 से 18 सितंबर 2024 के मध्य नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा महात्मा मंदिर गांधीनगर गुजरात में चौथे वैश्विक री इन्वेस्ट 2024 यानी कि फोर्थ ग्लोबल री इन्वेस्ट 2024 का आयोजन किया गया। इस आयोजन की थीम थी निवेश, नवाचार एवं प्रेरणा, इन्वेस्ट, इनोवेट एंड इंस्पायर। 16 सितंबर 2024 को चौथे ग्लोबल री इन्वेस्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। उल्लेखनीय है कि प्रथम वैश्विक री इन्वेस्ट का आयोजन वर्ष 2015 में किया गया था। द्वितीय तथा तृतीय वैश्विक री इन्वेस्ट का आयोजन क्रमशः वर्ष 2018 और 2020 में किया गया। वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 31 जुलाई 2024 को विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO द्वारा वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिकल रिव्यू 2023 जारी किया गया। तो यह इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ को कौन जारी कर रहा है, कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है। वर्ष 2022 में विश्व पण्य व्यापार वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड के शीर्ष निर्यातक तथा आयातक देश। तो यहाँ रैंक है, निर्यातक है हिस्सा प्रतिशत में, रैंक आयातक हिस्सा प्रतिशत में। ठीक है, निर्यातक की बात करेंगे तो पहले पर है चीन, दूसरे पर USA, तीसरे पर जर्मनी और भारत इसमें 18वें स्थान पर है। आयातकों की बात करेंगे तो पहले पर है USA, दूसरे पर है चीन, देखिए दोनों के स्थान बदल गए। तीसरे पर जर्मनी दोनों में, निर्यातक आयातक दोनों में तीसरे पर स्थान पर है। अच्छा, भारत आयातक में 9वें स्थान पर है। ठीक है, और निर्यातक में भारत 9 दूनी 18वें पर है। वर्ष 2022 में विश्व व्यापार में वाणिज्यिक सेवाओं के शीर्ष निर्यातक तथा आयातक देश। यहाँ पर निर्यातक हो गए, यहाँ आयातक हो गए। पहले पर है USA, दूसरे पर UK, तीसरे पर चीन और 7वें पर है भारत। आयातक में पहले पर USA, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जर्मनी और 9वें पर भारत। वर्ष 2022 में कृषि उत्पादों के निर्यात के संदर्भ में शीर्ष 5 देश क्रमशः USA, फिर ब्राज़ील, चीन, कनाडा तथा इंडोनेशिया हैं। भारत का स्थान संयुक्त रूप से 7वां है, अर्जेंटीना के साथ। वर्ष 2022 में कृषि उत्पादों के आयात के संदर्भ में शीर्ष 5 देश चीन, USA, जापान, UK और फिर कनाडा। भारत का स्थान 7वां है। ठीक है, तो भारत का जो निर्यात है उसके संबंध में भी 7वां है, पर उसमें अर्जेंटीना के साथ में संयुक्त रूप से है। और आयात में भी, कृषि उत्पादों के आयात में भी भारत का 7वां स्थान है, दोनों में 7वां ही है वर्ष 2022 में। ठीक है, तो वर्ष 2022 में खाद्य यानी कि फूड के निर्यात तथा आयात के संदर्भ में भारत का स्थान क्रमशः 7वां तथा 8वां है। निर्यात के संदर्भ में USA तथा आयात के संदर्भ में चीन शीर्ष पर है। वर्ष 2022 में ईंधन तथा खनन उत्पादों के शीर्ष आयातक देशों में भारत का स्थान 4था है। शीर्ष पर चीन है। वर्ष 2022 में लौह एवं इस्पात के निर्यात के संदर्भ में भारत का स्थान 6वां है और शीर्ष पर है चीन। वर्ष 2022 में रसायनों के शीर्ष निर्यातकों तथा आयातकों के संदर्भ में भारत का स्थान क्रमशः 7वां और 4था है। दोनों ही संदर्भ में शीर्ष पर USA है। वर्ष 2022 में कपड़ा निर्यात यानी कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के संदर्भ में शीर्ष निर्यातक देश भारत है। ये ध्यान रखना है, इम्पोर्टेंट है। भारत आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार 31 जुलाई 2024 को भारत को आपूर्ति श्रृंखला परिषद सप्लाई चेन काउंसिल का उपाध्यक्ष यानी कि वाइस चेयर चुना गया, जो देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि तथा मील का पत्थर है। भारत तथा 13 अन्य हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा IPEF
भागीदारों द्वारा आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन से संबंधित IPEF समझौते के तहत 3 आपूर्ति श्रृंखला निकाय यानी कि 3 सप्लाई चेन बॉडीज स्थापित किए गए हैं। IPEF यानी कि हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा, और अगर इंग्लिश में कहेंगे तो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। ये तीनों निकाय निम्न हैं। पहला है आपूर्ति श्रृंखला परिषद सप्लाई चेन काउंसिल, दूसरा है संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क क्राइसिस रेस्पॉन्स नेटवर्क, तीसरा है श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड। इन तीनों आपूर्ति श्रृंखला निकायों हेतु एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया गया जो 2 वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेंगे। ये अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष देश निम्न हैं। आपूर्ति श्रृंखला परिषद SCC USA इसका अध्यक्ष है और भारत उपाध्यक्ष। संकट प्रतिक्रिया नेटवर्क CRN का दक्षिण कोरिया अध्यक्ष है और जापान उपाध्यक्ष। श्रम अधिकार सलाहकार बोर्ड LRAB USA इसका अध्यक्ष है और फिजी इसका उपाध्यक्ष है। 10 सितंबर 2024 को वाशिंगटन DC में आपूर्ति श्रृंखला शिखर सम्मेलन सप्लाई चेन समिट का आयोजन किया गया। तो सप्लाई चेन समिट का आयोजन कहाँ पर हुआ? वाशिंगटन DC में। इस लेक्चर में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, रिवीजन ज़रूर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे विद मी।